गुड मॉर्निंग डिग्री स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम 12वीं क्लास एग्रीकल्चर के पहले पार्ट को डिस्कस चल रहा था। उसमें वीडियो नंबर फर्स्ट में आपने देखा था मृदा की परिभाषा, मृदा क्या होती है, मृदा किस किस में अध्ययन किया जाता है, मृदा के क्या सामान्य गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में आपने डिस्कस किया था। आज अपन देखेंगे मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, किस प्रकार से प्राकृतिक मृदा को प्राकृतिक पिंड कहा गया है, इसकी क्या विशेषता है, उस पर आधारित अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, मृदा को देखें तो जितने भी मैंने नेक्स्ट वीडियो में यही बताया था कि मृदा प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा निर्मित होती है, उसको किसी भी प्रकार से संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, मृदा को कृत्रिम रूप से तैयार नहीं किया जा सकता है। मृदा अलग अलग वैज्ञानिक में परिभाषा भी दी, उसमें भी आपने देखा था मृदा एक प्राकृतिक पिंड है और प्राकृतिक पदार्थों से द्वारा ही मृदा का निर्माण हुआ, जिसमें प्राकृतिक अलग अलग बल कार्य करते हैं और जिसके कारण प्राकृतिक पदार्थ में वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड हो जाते हैं और वही टुकड़े बार बार घिसने के कारण धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मृदा में। ये परिभाषा देने का काम किया था जोसेफ ने। अब दूसरा देखते थे आप, दूसरे पॉइंट में आपको दूसरे वैज्ञानिक ने ये परिभाषा दी कि जितने भी मृदा का निर्माण होता है वो कार्बनिक पदार्थों का जीव जंतुओं के सड़े गए पदार्थों के बार बार अपघटन होने से मृदा का निर्माण हुआ। जैसे अपन बेसिकली बात करें, किसी भी पदार्थ को आप रख देते हैं और लंबे समय तक वो पदार्थ एक स्थान पर पड़ा रहेगा, धीरे धीरे उस पर क्या जंग समान मिट्टी के पार्टिकल जमना शुरू हो जाता है और फिर बाद में उसका क्या होता है, जीवाणु या कवकों द्वारा अपघटन होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे उनका अपघटन होता है धीरे 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 छोटे छोटे अवयव कणों में टूट जाते हैं और धीरे धीरे आप देखते हो क्या कन्वर्ट किस में हो जाती है, मिट्टी में बदल जाती है। तो देखते हैं, तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इस पर आधारित आपको क्या दे रखी देखो, इसका देख रहे आप, इस मृदा का निर्माण स्वतंत्र अस्तित्व है, इसके गुण एवं विशेषताएं भिन्न भिन्न होती है। मृदा की आप बात करें, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और इसके गुण एवं जितने भी प्रॉपर्टी होती है उन हर स्थान की मृदा की क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। मृदा एक जीवित पिंड माना गया है। मृदा देखें तो मृदा एक प्रकार की क्या जीवित पिंड है। जैसे जीवों का विकास हुआ है वैसे वैसे मृदा का विकास होने में भी धीरे 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 बहुत समय लगा। जैसे जीव के विकास के बारे में बात करें, जीव पहले एक कोशिकीय था, फिर बाद द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय, धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ है। वैसे वैसे मिट्टी के विकास होने में भी क्या लगा, बहुत हजारों समय लगा और फिर बाद में जो धीरे धीरे जाकर मिट्टी का निर्माण होता है। तो अपन देखते हैं मृदा एक जीवित पिंड है क्योंकि मृदा का विकास भी जीवों के समान ही हुआ है, जो पैतृक पदार्थों या चट्टानों के अनुसार मृदा प्रोफाइल का निर्माण करती है। देखते हैं मृदा एक स्वतंत्र अस्तित्व पाई जाती है, इसके गुण एवं विशेषता अलग अलग स्थान की मृदा की क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्यों, जिस स्थान से मृदा का निर्माण हो रहा है उसके प्राकृतिक पदार्थ की क्या क्या विशेषता, उसके अनुसार मिट्टी का भी सामान्य गुणधर्म देखने को मिलते हैं। और बात करें मृदा का विकास भी जीवों के समान धीरे धीरे प्रोसेस 1 by 1 स्टेप टू स्टेप होते हुए मृदा निर्मित होती है। दूसरे पॉइंट पे इसमें बात करें, मृदा एक प्राकृतिक पिंड के अंतर्गत दूसरा पॉइंट आप क्या रहा है, मृदा गहराई एवं पृष्ठ क्षेत्रफल पाई जाने वाली एक प्रकार की मिट्टी है। अपन बात करें मृदा कहाँ पे होती है, क्या नहीं होती है, तो मृदा अपन खुदाई के समय देखते हैं, जितनी भी खुदाई में मिलने वाली वो सारी क्या एक प्रकार की मृदा मिट्टी है और पूरी सतह पर जितनी अपन नजर घुमाते हैं और चारों तरफ उनको दिखाई देते हैं, पूरी सतह के रूप में फैली हुई पृष्ठ क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली सारी वो एक प्रकार की क्या मिट्टी है, उसे अपन क्या कहते हैं, मृदा। और उसका निर्माण का प्रोसेस आपने पहले देखा। देखो अगला पॉइंट है, मृदा कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों को प्राकृतिक पिंड भी कहा जाता है। मृदा को खनिज पदार्थ एवं प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थों को एक प्राकृतिक पिंड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मृदा निर्माण में कई प्रकार के खनिज पदार्थ तथा कई प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के अपघटन होने से मृदा का निर्माण हुआ है, इसलिए अपन कह सकते हैं इसको मृदा एक प्राकृतिक पिंड का घटक है। मृदा क्या है, प्राकृतिक पिंड का घटक है। ये अपन ने बात की किस पर आधार, मृदा एक प्राकृतिक पिंड आपको क्या कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इस पर एक संक्षेप में टिप्पणी करो। तो ये आपको 3-4 पॉइंट दे रखे, इसको आपको दिमाग में रखते हुए आपको रिप्रेजेंटेशन करना है। अब देखते हैं मृदा पादप वृद्धि के लिए एक आवश्यक माध्यम का भी कार्य करती है। क्या बताया जा रहा है, मृदा एक पादप वृद्धि के लिए एक आवश्यक
माध्यम का कार्य करती है। माध्यम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, माध्यम का मतलब एक दो चीज़ों को जोड़ने का, एक कनेक्टिव करने का काम करती है। मीडियम जैसे दो चीज़ें मतलब आदान प्रदान करने के बीच की, मतलब बीच की भूमिका निभाता, मतलब कड़ी की भूमिका, उसको अपन बोलते हैं माध्यम। तो पादप वृद्धि के लिए क्या माना गया, आवश्यक। परंतु अपन देखें जनरली पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं। मुख्य कारक में उसमें देखोगे जलवायु, जीवित कारक और मर्दीय कारक, ये तीन कारक आप देखोगे। जलवायु भी पादप वृद्धि को क्या करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित करता है। जीवित कारक जैसे जीव जंतु या वहाँ के अंदर जमीन में रहने वाले सूक्ष्म जीव, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पौधे की वृद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित करने का काम करते हैं। मान लीजिए आप देखते हो घर पे एक आपने छोटा सा प्लांट लगाया, और प्लांट लगाने के बाद में मान लो जिस भूमि पे या जिस मृदा में आपने प्लांट लगाया वहाँ का वातावरण कैसा है। मान लो ज़्यादा धूप लग रही है या ज़्यादा धूप है या ज़्यादा पानी है, अति होने पर वो धीरे धीरे पौधा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने सारी परिस्थितियाँ अनुकूल कर दी, मगर वहाँ की मिट्टी में ऐसे कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव, जिनके कारण मान लो वो पौधे के लिए अनुकूल कार्य करते हैं। पौधे के लिए अनुकूल कार्य करते हैं तो पौधा क्या होगा, पनप जाएगा। और पौधे पे प्रतिकूल कार्य करना शुरू हो जाए, विपरीत कार्य करना शुरू हो जाए, तो मान लीजिए जैसे मान लो पौधे की जड़ें कोमल होती है और वो जैसे जैसे भूमि में ग्रोथ करती है, वैसे वैसे सूक्ष्म जीव उनको खाना शुरू कर लेते हैं या उसका अपघटन करना शुरू कर दे, तो पौधा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा और उसका विकास सही नहीं हो पाता है। और वो डायरेक्ट रूप से पौधे को क्या करेंगे, डायरेक्ट रूप से उनको प्रभावित करने का काम करते हैं। तो ऐसे जीवित कारक, जलवायु कारक, अलग अलग कारक को आप पढ़ोगे, आपके सिलेबस में दे रखा है। मर्दीय कारक पौधे की वृद्धि को किस प्रकार से प्रभावित करता है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। पादप वृद्धि के लिए आवश्यक है क्या, मिट्टी को पादप वृद्धि के लिए आवश्यक बताया गया है, क्यों, देखिए इस पर अपन डिस्कस करेंगे। देखो देखिए पौधों की वृद्धि के लिए निम्न बिंदुओं पर अपन मृदा आवश्यक बताई जा रही है, उस पर अपन डिस्कस कर रहे थे कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा आवश्यक है, क्योंकि अपन देखते हैं फर्स्ट इसमें बिंदु आपके आ रहे हैं, आवश्यक खाद्य तत्व। जितने भी पौधे को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो सारे पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं, मृदा से प्राप्त होता है। कैसे, कहाँ से प्राप्त होते हैं, मृदा से। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीज और जिंक, बहुत सारे जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे पौधों को कहाँ से प्राप्त होते हैं, मृदा से प्राप्त होते हैं। आप जानते हो पौधा भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करता है, फुल आउट करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जितने भी प्रकाश को छोड़ के जितने भी बाकी पार्टिकल आते हैं वो सारे कहाँ से आते हैं, मृदा से। आप देखते हो, देखिए ये जैसे मान लो ले विद्यार्थी पत्ती और इसमें स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, वो क्या आपके हरित लवक है। क्या है, हरित लवक। आप जानते हो हरित लवक के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाला कौन सा तत्व है, मैग्नीशियम। कौन सा है, मैग्नीशियम तत्व। हरित लवण के निर्माण में मुख्य भूमिका कौन सा तत्व निभाता है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम भी कहाँ से प्राप्त होता है, मृदा से। अब एक प्रकाश को छोड़ के जो आपके लाइट आ रही है, सनलाइट, उसको छोड़ के सारे जितने भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में संपन्न होने वाले आवश्यक तत्व होते हैं वो सारे कहाँ से प्राप्त होते हैं, मृदा से। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो आप जानते हो वायु है, जल है, प्रकाश और उसके बाद में बात करते हैं अपन प्रकाश, वायु, जल और हरित लवक। वायु के रूप में पौधा क्या ग्रहण करता है, CO2।
कौन सी गैस ग्रहण करता है? CO2। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जो प्राप्त होती है वो वायु द्वारा पौधा ग्रहण कर लेता है, परंतु कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मतलब मृदा के रूप में भी उनको जलीय कार्बोनेट वार्बोनेट के रूप में भी जल के माध्यम से भी वो ग्रहण कर लेते हैं। देखिए, तो इसमें देखते हैं मृदा से प्राप्त होने वाले विशेष तत्व होते हैं, वो होते हैं जैसे फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, कैल्शियम, फेरस, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। तो ये सारे तत्व होते हैं जो पौधे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहाँ से प्राप्त होते हैं? मृदा से प्राप्त होते हैं। आप जानते हो फास्फोरस पौधे में क्या काम करता होगा, या नाइट्रोजन का क्या कार्य है? अलग अलग तत्वों की कमी से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं और उनसे पौधे का विकास क्या हो जाता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित होते हैं। तो एक एक तत्वों के बारे में अपन विस्तार रूप से 7वें अध्याय में आएंगे, वहाँ पे अपन डिस्कस भी करेंगे। ध्यान दें कि पौधे के लिए आवश्यक कौन कौन से पोषक तत्व हैं और कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो मृदा की विशेष भूमिका पौधे को विकास करने में मुख्य भूमिका रहती है। अब देखते हैं मृदा एवं वायु से प्राप्त क्या होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डायरेक्ट पौधे वायुमंडल से भी ग्रहण कर लेते हैं और मृदा से भी। मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करेंगे तो वो किससे कन्वर्ट हो जाएगी? नाइट्रेट में। किसमें? नाइट्रेट में वो पौधे ग्रहण करते हैं। अब दूसरे देखते हैं वायु। वायु, मृदा एवं जल से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व कौन कौन से? जैसे वायु, जल व मृदा, तीनों से कहीं से भी इन पोषक तत्वों को ये प्राप्त करने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे इसमें मुख्य तत्व आप क्या रहे हैं? कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट तीनों मीडियम के द्वारा पौधे ग्रहण कर सकते हैं। तो अपन देख रहे थे मृदा पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट मृदा से क्या प्राप्त होते हैं पौधों को? फर्स्ट पॉइंट है मृदा द्वारा पौधे को जितने भी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो मृदा द्वारा प्राप्त होते हैं, इसलिए मृदा को फर्स्ट प्रायोरिटी के अंतर्गत रखा गया है। अब सेकंड पॉइंट आपके क्या आएगा? जल। जल भी मृदा से ही प्राप्त होता है, वो भी पौधे के लिए क्या आवश्यक बताया गया। देखो जल पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसको मैं रख कर रहा हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते। देखिए पहले पॉइंट के अंतर्गत आपने देखा पौधे को मृदा से जितने भी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं? मृदा से। दूसरा पॉइंट आ रहा है जल। जल जल भी कहां से प्राप्त होता है? मृदा से। तो अपन बात करें मृदा का मुख्य घटक क्या होता है? जल। मान लो मृदा में जल की उपस्थिति या नमी होने पर मृदा की गुणवत्ता क्या होती है? बढ़ती है और वो पौधे के लिए क्या होती है? अनुकूल वातावरण जनरेट करने का काम करती है। अपन देखते हैं जल ही क्या है? जीवन है। चाहे निर्जीव की बात करें, सजीव की बात करें, किसी की भी बात करें, उनका अस्तित्व बनाए रखना है जल क्या है? आवश्यक है। जल ही जीवन है, ऐसा अपन कहते भी है। तो देखिए मृदा का मुख्य घटक क्या है? जल। और जल हमें कहां से प्राप्त होता है? मृदा से। जल मृदा का मुख्य घटक का कार्य करता है। अब देखते हैं जितने भी जीवित कोशिका होती है उनके लिए जल क्या बताया गया? आवश्यक। जीवित कोशिकाओं के लिए जल अति आवश्यक घटक है। जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं उनके लिए जल क्या बताया जा रहे हैं? आवश्यक घटक। अब पौधे के लिए इसकी क्या भूमिका रहती है? तो देखते हैं आप पौधे में जितने भी खाद्य पदार्थ या आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो उनको ग्रहण करते हैं, परंतु ग्रहण क्या डायरेक्ट आप पौधे के पास लोहा रख दोगे क्या पौधा ग्रहण कर लेगा? क्या नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? पौधे डायरेक्टली पौधे को
जो भी जितने भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो लिक्विड के रूप में वो ग्रहण करते हैं। वो किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? जड़ों द्वारा पौधे जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। और जड़ किसको सौंपती है? विलयन को, मतलब लिक्विड के रूप में, मतलब द्रव्य पदार्थ को ऑब्जॉर्प्शन करने का काम करती है जड़। क्योंकि जड़ में आप देखते हो तो क्या पाई जाती है? छोटी केशिका पाई जाती है, और वही केशिका क्या करती है? जल का अवशोषण करने का काम करती है। और जल के अंतर्गत घुले हुए जितने भी तत्व होते हैं उनको वो धीरे धीरे क्या करती है? ग्रहण करती है। बाकी आप डायरेक्ट कहोगे कि मतलब लोहे आयरन की मान लो कमी, लोहा डाल दो पौधे की जड़ों, तो डायरेक्ट वो यूज वो नहीं कर पाएगा। जब तक वो विले के रूप में नहीं होगा तब तक वो पौधे के लिए कोई काम का नहीं है। तो जितने भी प्रकार के आप यूरिया होते हैं उनको नाइट्रोजन की आपूर्ति करनी है, तो यूरिया को किस में डिजोल्व करते हो? पानी में। पानी पहले पौधे को डाल देते हैं यूरिया, और फिर बाद में उसमें क्या फिर सप्लाई देते हो? पानी की, जिसके कारण वो नाइट्रोजन यूरिया उसमें घुल जाता है, और घुला हुआ यूरिया फिर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विले के रूप में। और फिर बाद में उसी को क्या करती है? नाइट्रोजन को पौधे क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। तो अपन देखते हैं मृदा का जल एक आवश्यक घटक है, और जितने भी जीवित कोशिकाएं उनके लिए जल अति आवश्यक घटक बताया गया है। आप देखते हो जल एक क्या सर्वात्रिक विलायक है। जल एक जितने भी प्रकार के पदार्थ होते हैं उनको घोलने का काम करता है। अब अर्थात अपन क्या कह सकते हैं? जल एक सार्वत्रिक विलायक कहलाता है। अर्थात अपन बात करें विलायक क्या होता है, मान लो आपके दिमाग में बात आएगी विलायक क्या होता है। अपन जानते हैं विलयन, आपने पढ़ा होगा विलयन क्या होता है। 11th क्लास में था आपके विलयन वाला मैटर, जिसमें आपने देखा था विलयन किसे कहते हैं? जब विलय प्लस विलायक दोनों मिलकर एक नए घटक का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपन विलयन बोलते हैं। अब विलय क्या होते हैं और विलायक क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। विलायक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो, जिसमें कोई पदार्थ को घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है वो क्या कहलाता है? और जो घुलने वाला है उसको अपन बोलेंगे विलय, और जो जिसमें कोई घोला जाए जो अधिक क्वांटिटी में उपस्थित होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? विलायक। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बात की जाए, आपने क्या ले रखा है? एक पात्र या गिलास में जैसे आपने पानी ले रखा है, क्या ले रखा है? पानी। और पानी के अंतर्गत आप क्या डाल दो? गिलास में मान लीजिए आपने पानी ले रखा था, और पानी के अंतर्गत आप क्या डाल दो? जैसे शक्कर डाल दी या नमक डाल दे। क्या डाल दो? नमक। जिसकी क्वांटिटी अधिक है और जिसको डाला जा रहा है, जो मतलब कम क्वांटिटी या कम मात्रा में जिसको जिस पदार्थ को मिलाया जाता है वो क्या कहलाता है? आपके विलय। ये क्या कहलाएंगे? आपके विलय। जैसे नमक है, शक्कर है, जो जिसको अपन घोलने का प्रयास कर रहे हैं, जो घोलने का प्रयास कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके विलय। और जिसमें घोला जा रहा है वो क्या कहलाएगा? आपके पानी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विलय का कार्य करेगा। तो अर्थात अपन के यहाँ पे बात आई थी जल एक सार्वत्रिक विलायक है। क्यों उसको कहते हैं? जल में जितने भी पौधे के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो साथ साथ घुल जाते हैं। कार्बनिक पोषक तत्व जल में घुल जाते हैं। जितने भी प्रकार के आप देखते हो बड़े बड़ी आप जीव जंतु या कई प्रकार के पौधे, उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए क्या पानी में डाल देते हैं, ताकि लंबे समय तक धीरे धीरे पानी में मिलने के बाद पानी के साथ वो क्या हो जाते हैं? घुल के नष्ट हो जाते हैं। बाकी लंबे समय तक वैसे बॉडी पड़ी रहती है, और फिर बाद में उसका क्या दुष्प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनको मतलब नष्ट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए किस में डालते हैं? पानी में। तो पानी में डालने पर पानी उसमें क्या कर लेगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से उस पर इफेक्ट करके धीरे धीरे उसको क्या कर देता है? घोल देता है। पूरे मटेरियल को घोलने का काम करता है। तो अपन कह सकते हैं जल एक किस प्रकार का विलायक है? सार्वत्रिक विलायक का काम करता है। तो जल भी आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं? मृदा से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? मृदा से। अब तीसरी बात आ रही है अपने क्या? श्वसन। जड़ों के लिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक बताई जा रही है। तो अपन बात करें सिंपल सी भाषा में श्वसन क्रिया। देखिए इसको मैं रब कर रहा हूं, देखिए तीसरा पॉइंट है जड़ों
के श्वसन के लिए ऑक्सीजन। तीसरा पॉइंट आप देखो, ये भी काम किस प्रकार से कार्य करती है और किस प्रकार से इसका रोल रहता है, उस पर आप डिस्कस करोगे। आपने मृदा पौधों के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक बताया गया, उसमें पहला पॉइंट पढ़ा था, आवश्यक पोषक तत्व मृदा से प्राप्त होते हैं। जितने भी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? मृदा से। दूसरे पॉइंट पे बात की, मृदा से जल प्राप्त होता है, जो सभी जीवों में अलग अलग जितने भी प्रकार की जीवित कोशिका होते हैं उनके लिए जल एक आवश्यक घटक बताया गया। तीसरा पॉइंट आप क्या रहे, जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन, वो भी कहाँ से प्राप्त हो रही है? मृदा से। मृदा में मान लो आपके मृदा कोमल एवं मुलायम है और उसमें रंध्र है, तो मतलब ऑक्सीजन को सप्लाई होने देगा, और बाकी नहीं हो पाएगी तो फिर पौधे का विकास क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो अपन डायरेक्ट के पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं कि जितने भी जीवित कोशिका होती है उसकी श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन क्या बताएगी? आवश्यक बताएगी। सभी जीवित कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है। जितने भी प्रकार के आप देखते हो जीव जंतु होते हैं उनको श्वसन क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन गैस क्या है? आवश्यक है। जिसमें अपन देखते हैं पौधों को मृदा द्वारा ऑक्सीजन किस प्रकार से प्राप्त होती, तो आप देखते हो जैसे मान लीजिए, और मृदा से पौधा क्यों ग्रहण करता है? डायरेक्ट अपने हवा से क्यों ग्रहण करता है? तो अपन देखते हैं मृदा में क्या होती है? जड़ें, और जड़ें पौधे का मेन आधार होती है। मेन आधार कौन है? जड़, और जिसके द्वारा ये पौधा पूरा स्टेबल बना रहता है और जिसके कारण उसका विकास भी होता है, और जितने भी प्रकार के आवश्यक तत्व भी जड़ों द्वारा प्राप्त होते हैं। और जड़ को मान लो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई तो फिर पौधे का विकास संपन्न नहीं हो पाएगा और पूर्ण रूप से पौधा विकसित नहीं हो पाएगा। तो आप देखते हो, मान लो जड़ मान लो किसमें चली जाती है? जमीन में। ये मान लो जड़ चलेगी और इससे क्या निकलती है? अलग अलग प्रकार के केसिका के रूप में रोम निकलते हैं, जो जड़ें के रूप में आपको देखने को मिलती है। और ये जड़ों के ऊपर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन पे क्या आ जाती है? मिट्टी। और मिट्टी में मान लीजिए आपके कणों के बीच में रिक्त स्थान है, जिसके कारण वो धीरे धीरे हवा को क्या कर लेते हैं? वो ग्रहण करने का काम करते हैं, और वो क्या होते रहते हैं? अपनी वृद्धि विकास व्यवस्थित करते रहते हैं, और जिसके कारण उनका विकास सही होता है। और विकास सही होने के कारण जितने भी पौधों का आवश्यक तत्व है उनको शोषण करने के सही व्यवस्थित कार्य करेंगे, और जितना व्यवस्थित कार्य होंगे उससे उसकी वृद्धि भी क्या होती है? पौधे की उतनी अच्छी होती है। तो अपन कहते हैं ऑक्सीजन द्वारा पौधों की जड़ों का विकास तीव्र गति से होता है। विकास तीव्र गति से होता है, जिससे संपूर्ण पौधा विकसित हो जाता है। अब बात करें वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा और मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है। जितनी वातावरण मृदा जितनी आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है उतनी किसमें? मिट्टी में भी होगी। ऐसा तो नहीं मिट्टी में कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप देखते हो वायुमंडल में आप देखते हो तो लगभग 79% क्या होती है? नाइट्रोजन से। क्या होती है? नाइट्रोजन गैस होती है वायुमंडल में।
उसके बाद में बात करें तो 21% के आसपास और 21% के आसपास क्या होती है ऑक्सीजन और 0.03% क्या होती है आपके CO2 तथा थोड़ी बहुत अन्य गैसें भी होती है। आप देखते हो ये वायुमंडल का प्रोसेस आपको देखने को मिलता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है तो नाइट्रोजन। सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है नाइट्रोजन। फिर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाई जाती है। लगभग अपन बात करें करेक्टली इसकी देखिए संख्या तो 20.09% के आसपास लगभग अपन कहें तो लगभग 21% के आसपास मानते हैं। तो 79% नाइट्रोजन वायुमंडल में होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.03% आपके CO2 होती है तथा थोड़ी बहुत मात्रा में अन्य गैसें होती हैं। जितनी वायुमंडल में गैसें होती है उतनी वही गैसें किसमें पाई जाएगी मृदा में पाई जाती है। वही गैसें किसमें पाई जाती है मृदा में भी रहते उनका वैसा ही बना रहता है और उसी के अकॉर्डिंग वो फिर मृदा में भी जितनी वायुमंडल में होगी उसी जितना वायुमंडल शुद्ध होगा उतनी मृदा में शुद्ध रूप से गैसें मिलेगी और जो पौधे के विकास को डायरेक्ट इंडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। और जितनी ऑक्सीजन पौधे को जितनी मात्रा में अधिक मिलेगी तो उनकी जड़ों का विकास अच्छा होगा। जड़ों का विकास अच्छा होगा इसका मतलब पौधा पनपने में कोई जल्द समय आपके नहीं लगता है। अब चौथा पॉइंट आ रहा है मृदा पौधों को यांत्रिक आधार किस प्रकार से प्रदान करते हैं उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए चौथा पॉइंट यांत्रिक आधार। चौथा पॉइंट क्या है आपके आप देख रहे हो यांत्रिक आधार। मृदा पौधे को विशेष करके क्या प्रदान करती है यांत्रिक आधार। पौधे को खड़ा रखने का कौन काम करती है मृदा ही काम करती है। पौधे को स्टेबल बनाए रखने का काम कौन काम करती है मृदा ही काम करती है। तो अपन डायरेक्ट लिखें तो जितने भी प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रम जनरेट होते हैं उनको प्रदान करने का काम भी कौन करती है मृदा ही। मान लो भौतिक प्रक्रम के रूप में मान लो जैसे मृदा कठोर है या मुलायम है या अपन बात करें पोषक तत्व युक्त है या अनुपयुक्त है तो जैसी भी मृदा है उसका प्रभाव डायरेक्टली किस पे पड़ता है पौधे पे। मतलब आपको बात करें आधार मृदा ही पौधे के विकास के लिए आधार क्या बताई जा रही है मृदा ही। अपन देखिए मृदा भौतिक एवं रासायनिक व जैविक गुणों के आधार पर पौधे के विकास को प्रभावित करती है। क्या करती है पौधे के जैसे गुण होंगे भौतिक गुण रासायनिक गुण और जैविक गुण जिस प्रकार से मृदा में पाए जाएंगे वैसे वैसे पौधे के विकास को प्रभावित करने का डायरेक्टली काम करती है। यांत्रिक आधार जैसे पौधे को खड़ा रखना। मान लो पौधे की जड़ें जमीन में जाएगी और जमीन में जाके जमीन उसको एकदम टाइटनेस रूप से इसको दृढ़ता प्रदान नहीं करेगी तो पौधा क्या खड़ा हो पाएगा नहीं हो पाता है। तो अपन डायरेक्टली बात करें कि यांत्रिक आधार प्रदान करने का काम कौन करती है मृदा करती है। यह तो बात हुई अपने पौधे पर किस प्रकार से मिट्टी का प्रभाव होता है इस पर अपने डिस्कस किया। अगला जस्ट बिंदु आप देखने जा रहे हो मृदा के मुख्य घटक मृदा के मुख्य अवयव कौन कौन से। देखिए मृदा के मुख्य
अवयव, इस पर अपन बात कर रहे हैं। मृदा के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? देखिए, मृदा के अवयव पर अपन बात कर रहे थे। मृदा के अवयव अपन जानते हैं मृदा तीनों प्रावस्था में पाई जाती है। मृदा तीनों प्रावस्था में पाई जाती है, अर्थात मृदा की कितनी प्रावस्था है? तीनों अवस्था पाई जाती है मृदा में। देखिए, मृदा प्रणाली में तीनों प्रावस्थाएं पाई जाती है। तीनों प्रावस्था कौन कौन सी? फर्स्ट, ठोस, द्रव व गैस। आपको कई बार प्रश्न पूछते हैं मृदा प्रावस्थाएं कौन कौन सी है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। प्रावस्था अवस्था जैसे जो अवस्था है वो उसमें मृदा प्रावस्था होती है, तो आपको देखना मृदा प्रावस्था कौन कौन सी हो जाएगी? ठोस, द्रव और गैसीय। मृदा में 3 प्रावस्थाएं पाई जाती है। देखते हैं, अपन जानते हैं मृदा ठोस प्रावस्था देखते हो तो मृदा में मैक्सिमम प्रावस्था कौन सी होती है? मृदा में ठोस प्रावस्था कितने परसेंटेज होती है? 50%। ठोस प्रावस्था 50% होती है, जबकि 50% ये दोनों मिला के बाकी वाली प्रावस्था होती है। जबकि द्रव व गैस दोनों मिलकर 50% होती है। अब देखते हैं मृदा के निर्माण में मुख्य प्रावस्था कौन सी, तो आपको बताएं तो आपको क्या कहना? ठोस प्रावस्था। और बाकी 2 प्रावस्था द्रव और गैस वो कितनी? 50%, तो वो अलग है। अब बात करते हैं अपन, देखिए पौधे के लिए कौन कौन सी प्रावस्था मुख्य रूप से काम करती है। तो पौधे तीनों प्रावस्था का अपन उपयोग करते हैं कि जैसे ठोस एवं द्रव के रूप में पौधा विशेष करके अपनी आवश्यकता को आपूर्ति करता है, परंतु गैसीय प्रावस्था की बात करें तो उसको भी काल्पनिक रूप से, जैसे श्वसन क्रिया के दौरान जड़ों द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना, तो मृदा में मान लो गैसीय अवस्था होगी तो उसके दौरान वो उसको भी अपनाता है। तो मुख्य रूप से मृदा की ठोस व द्रवीय प्रावस्थाओं को पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब आपको रंध्रावकाश की बात करें तो रंध्रावकाश क्या होता है? रंध्रावकाश किसे कहते हैं? मृदा रंध्रावकाश किसे कहते हैं? तो आपके दिमाग में बात रहे, मृदा रंध्रावकाश किसे कहते हैं? मृदा में पाई जाने वाली जल एवं वायु की प्रावस्था को सम्मिलित रूप से मृदा प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। द्रव व प्लस गैस, इन दोनों प्रावस्था को साथ कंबाइंड रूप से अपन क्या बोलते हैं? मृदा रंध्रावकाश। देखिए मृदा के अवयव में आपके क्या आ जाएंगे? फर्स्ट खनिज पदार्थ, दूसरा कार्बनिक पदार्थ, तीसरा मृदा जल और
चौथा क्या हो जाएगा, मर्दा वायु। ये मर्दा के मुख्य अवयव। अर्थात अपन मर्दा को सेलेक्ट कर ले, 60 द्वारा आपको रिप्रेजेंट करना हो तो अपन जनरली क्या कह सकते हैं, ठोस, ठोस प्रावस्था, और इधर के साइड में लेते हैं अपन रंध्र अवकाश मर्दा। इसमें दो पार्टीशन हो जाएंगे, एक हो जाएगी जल 25% और वायु 25%। ठोस की बात करें तो इसमें खनिज पदार्थ और दूसरा क्या आ जाएगा आपके कार्बनिक पदार्थ। ये भी 50% होता है और ये भी था आपके 50%। 50% वो डिवाइडेड इसमें होता है, और इस पे बात करें तो ये हो जाएगा आपके खनिज पदार्थ होता है 45%, जितने भी आपके पोषक तत्व होते हैं वो कितने होते हैं 45%, और इसमें देखोगे कार्बनिक पदार्थ में तो वो हो जाएंगे आपके 5%। फर्दर वापस इसको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और इसको दो कैटेगरी, इसमें आप देखोगे क्रिस्टलीकृत, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा हो जाएगा अक्रिस्टलीय। और इसमें दो कैटेगरी, ह्यूमस, ह्यूमस पदार्थ, और दूसरा हो जाएगा जितने भी प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे उनकी सड़ी हुई बॉडी, और सूक्ष्म जीव, जीवित कोशिका अपन कह सकते हैं। सूक्ष्म जीव है, जीव जंतु है इत्यादि। तो अपन एक एक पेज पे क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक से डिस्कस करेंगे। तो जो पढ़ा है, जितना मैटर पढ़ा है उसका रिवाइज करिए, मैटर को दोहराइए, जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है वापस बताओगे, डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में आप शॉर्ट नोट बनाते रहिए और लिखते रहो। जो प्रश्न आपको बताया रहे उसको आप कॉपी में अलग से उसको पुट आउट करें, और जिसमें आपको डाउटफुल लगे वो वापस आप रिप्लाई दो, ताकि उस पर अपन करेक्शन करके आगे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।